अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 का आर्टिकल नंबर 6.2 पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम तीन तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं: एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में, आयनिक रेडियाई की फॉर्म में और कोवलेंट रेडियाई की फॉर्म में, कंपाउंड की नेचर पर डिपेंड करते हुए। एटॉमिक साइज होता क्या है? देखें, किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहते हैं। हम एटम के साइज को एक्यूरेटली, प्रिसाइसली का मतलब होता है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम एटम का साइज एक्यूरेटली क्यों मेजर नहीं कर सकते, रीजंस बताएं, तो उसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो पहली रीज़न ये है कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर एटम की कोई शार्प बाउंड्री होती तो हम न्यूक्लियस से लेकर उस बाउंड्री तक का डिस्टेंस मेजर करते और एटम के साइज को मेजर कर लेते। फर्स्ट कर लेते हैं, ये एटम है, न्यूक्लियस है और ये इसकी फिक्स बाउंड्री है। अगर तो बाउंड्री फिक्स होती तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो हमें एटॉमिक रेडियस दे देता। लेकिन पहली रीज़न एटॉमिक साइज ना मेजर करने की यही है कि किसी भी एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उसकी वेव लाइक नेचर है, वो न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक मूव करते हुए कहीं पे भी एटम में जा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपने मॉडर्न थ्योरीज में देखा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, सारी स्पेक्ट्रल सीरीज में, कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हाइयर ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक के ऑर्बिट पर जा सकता है और वापस अगर फर्स्ट पे जंप करे तो लाइमन सीरीज फॉर्म होती है। अगर वो किसी भी हाइयर ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक पहुंचने के बाद सेकंड पर जंप करे तो बाल्मर सीरीज फॉर्म होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 5 में कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर होने की वजह से वो न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक, जो कि हर जगह जा सकता है, इस वजह से उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं की जा सकती। दूसरी रीज़न क्या है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक लोड अपने नेबरिंग एटम से अफेक्ट भी हो सकता है। अगर दो एटम अप्रोच करते हुए करीब आ जाएं और इलेक्ट्रॉनिक लोड एक दूसरे को रिपल करें तो रिपल्शन के नतीजे में न्यूक्लियस किसी एक तरफ और इलेक्ट्रॉनिक लोड दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो इस केस में एटम की जो बाउंड्री है वो कोई प्रॉपर नहीं रहती। अब आप देखिए, न्यूक्लियस का यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक कम है, यहाँ तक कम है, इधर से मेजर करें और है, तो इससे भी आप देखें कोई प्रॉपर मेजरमेंट एटॉमिक साइज की नहीं कर सकते। तो ये दो रीजंस है मेन जिसकी वजह से एटम का साइज डायरेक्टली न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल तक मेजर नहीं किया जा सकता। वैसे हम डिफाइन इसको ऐसे ही करते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। लेकिन दो रीजंस की वजह से, ना तो एटम की फिक्स बाउंड्री होने की वजह से और एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाने की वजह से, हम साइज ऑफ एटम को प्रिसाइजली या एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एटम के साइज के मेजरमेंट के लिए हम एक एटम के दो एडजेसेंट एटम्स, यानी एडजेसेंट एटम्स क्या होते हैं, जो करीब करीब हो, नेबरिंग हो, उनमें एक के सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमें करना क्या चाहिए था? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन ना तो एटम की बाउंड्री शार्प है और ना वो, और दूसरा ये कि उसको नेबरिंग एटम डिस्टर्ब भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस मेजर कर लें तो हमारे पास एटॉमिक साइज आ जाता है। वो कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम ये काम ले सकते हैं? एक का नाम है एक्सरे और दूसरे का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि लेफ्ट से राइट तक जो पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 7 हैं, और डाउन द, अगर हम डाउन अ ग्रुप आए तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स जो हैं वो 8 हैं, जो फर्दर दो सब ग्रुप में डिवाइडेड हैं, 1A से लेकर 8A तक और 1B से लेकर 8B तक। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज कांस्टेंट नहीं रहते। ये लेफ्ट से राइट या लॉन्गर पीरियड क्या शो करते हैं? डिक्रीज शो करते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे हम नेक्स्ट मेंबर की तरफ जाते जाते हैं, एटॉमिक साइज हर नेक्स्ट आने वाले मेंबर में कम होता जाता है। अगर आपसे इम्तिहान में रीज़न कोई पूछ लेता है कि लेफ़्ट से राइट क्यों एटॉमिक साइज श्रिंक होते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि लेफ़्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, प्रोटॉन नंबर को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब है इसमें 3 ही प्रोटॉन और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज भी इसको कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, 4 हो तो इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और इसके के में 2 और एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल जैसे जैसे हम पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स है, पीरियड नंबर 2 में
जैसे जैसे आगे की तरफ जाते जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक यूनिट करके बढ़ता जाता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि लिथियम जो है इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन ही होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, के में मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की है, तो आखिरी वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा। हम जब पूरे प्रोडक्ट में पूरे पीरियड नंबर टू में नियॉन तक पहुंच जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 10 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल में 8, और यूं के और एल में मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 10। अब आपने नोट किया होगा कि जितने शेल लिथियम में है आखिरी मेंबर में भी उतने ही हैं, सिर्फ किस में इजाफा हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी 3 प्रोटॉन की वैल्यू से बढ़कर कितने पे पहुंच गया? 10। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चूंकि सेम शेल में फिल हो रहे होते हैं, ये इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली अपनी तरफ पुल कर लेता है। कॉमन सेंस की बात है, 3 प्रोटॉन एल को पुल करेंगे तो वो फोर्स नहीं होगी जितना कि 10 प्रोटॉन एल शेल को अपनी तरफ जो है वो पुल करने में जो है ना वो ज़्यादा उनकी उनकी फोर्स जो होगी डोमिनेट होगी। तो इस तरह 10 प्रोटॉन के बढ़ जाने से, 3 प्रोटॉन से प्रोटॉन का नंबर 10 प्रोटॉन बढ़ जाने से हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुल है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब वो पुल इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा अपनी तरफ उसको खींचेगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस, तो साइज जो होगा वो ऑटोमेटिकली लिथियम से नियॉन की तरफ आते हुए हर नए आने वाले मेंबर में कम से कम होता जाएगा। इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन एल शेल को खींच रहे हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10। प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक साइज एक ऐसी प्रॉपर्टी है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। लेफ्ट टू राइट हमने पढ़ा डिक्रीज हो रही है विद रीजन, पेपर में रीजन आता है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डाउन द ग्रुप जो है वो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है, लेकिन साथ साथ शेल की तादाद में भी इजाफा होता है। लेफ्ट टू राइट शेल कांस्टेंट रहते हैं, लिथियम में भी के और एल ही शेल था, नियॉन में भी के और एल, सिर्फ एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो रहा था। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम में 2 हो जाएंगे, बोरोन में 3, 4, 5, 6, 7 और नियॉन पे पहुंचते हुए एल शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इसका पूरा। डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक साइज जहाँ पे इंक्रीज होगा, उसके इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे और शील्डिंग इफेक्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ये भी ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। लिथियम से सोडियम की तरफ आते हुए आप देख रहे हैं कि एक शेल बढ़ जाते हैं, 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 1। सोडियम का अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। के में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8। इसके बाद हम नेक्स्ट शेल पे चले जाएंगे, एम 8 और 2 10 और 1 11। इनकी रिपल्शन कम होगी क्योंकि 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, तादाद भी ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा होगी। जब रिपल्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस, रिपल्शन का मतलब होता है दूर लेके जाना, अट्रैक्शन का मतलब होता है करीब आना। रिपल्शन के नतीजे में ये न्यूक्लियस से अवे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लिथियम के मुकाबले में सोडियम का साइज बढ़ जाएगा। अगर आप पोटेशियम पर आ जाएं तो उसमें मजीद एक शेल बढ़ जाएगा, के एल एम के बाद एन भी होगा, उसमें मजीद रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल और अवे चले जाएंगे। ठीक है, तो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल दूर होते जाएंगे तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसका नुकसान क्या होगा? वो उसको अपनी तरफ ना तो खींच सकेगा और ना साइज श्रिंक हो सकेगा, बल्कि उल्टा ही फैलता जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? साइज के फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन आ जाती है तो क्या है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती है, जो क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल को। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी तो वो उसके नज़दीक खींचने की बजाय अवे चला जाएगा, और इस तरह हर नया आने वाला मेंबर, लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जो भी ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, हर नया आने वाला मेंबर साइज में इंक्रीज शुरू करेगा। हम एटॉमिक साइज को आयनिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आयनिक रेडियाई के नाम से क्लियर है, देखिए आयन 2 तरह के होते हैं। केटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है आयनिक कंपाउंड का, उसको केटाइन कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको एनाइन। अगर हम केटाइन और एनाइन को स्फेरिकल यानी सफेयर शेप, गोल शेप, बॉल लाइक कंसीडर कर लें तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलते हैं।
तो किसी भी आयन के रेडियस को हम आयनिक रेडियाई कह सकते हैं, चाहे वो कैटाइन का हो या एनाइन का। तो रेडियस की दो टाइप्स होती हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए मेजर कर रहे हैं तो कैटाइनिक रेडियस होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज आयन के लिए मेजर कर रहे हैं तो फिर ये एनाइनिक रेडियस होगा। The radius of an ion, while considering it to be spherical in shape, is called as ionic radii. It has two types, cationic radius and anionic radius. मैंने अभी देखे ऊपर शो किया केटाइन का साइज स्मॉल है और एनाइन का लार्ज है। जिस पेरेंट एटम से केटाइन फॉर्म होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसके मुकाबले में उसका साइज हमेशा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रेडिली लूज करके केटाइन फॉर्म कर लेते हैं जिनके ऊपर +1 चार्ज आता है एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद। सोडियम का भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया है, 11 न्यूक्लियर चार्ज होता है या एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब है 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तभी वो न्यूट्रल है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लूज हो जाने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या चेंज आ गया? प्रोटॉन तो उतने ही रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खाली लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 से कम होकर 10 हो गई, तो इसका साइज 186 से 95 पिकोमीटर पे श्रिंक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लूज होने से क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टिव आपने जरूर कहना है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा क्योंकि पहले भी 11 प्रोटॉन थे और अब भी 11 है। अफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? उसकी ताकत बढ़ गई, क्योंकि पहले वो 11 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब उसको कितनों को खींचना पड़ गया? 10 को। सारी बात है, जब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे तो सिचुएशन और थी। अब 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो सिचुएशन और है। इसका पुल ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो है इस 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा टाइट हो जाएगा क्योंकि अब प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। तो हम क्या कहेंगे? उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई, ताकत में सिर्फ इजाफा हुआ है, वैल्यू वही रही। तो हम कहेंगे आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू विच न्यूक्लियर पुल ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का जो पुल है रिमेनिंग बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उन पर और ज़्यादा टाइट हो गया। और जब वो उसको ज़्यादा टाइट होगा, अपनी तरफ ज़्यादा नज़दीक खींचेगा न्यूक्लियस, तो साइज श्रिंक होके 186 से 95 पर हो गया। जिस तरह के टाइन अपने पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉलर होता है, एनाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम से लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, इसके अंदर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए खाली एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि 17 ही प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और यूनिनेगेटिव आयन यानी -1 कैरी करने वाले चार्ज में चेंज हो जाएगा, तो प्रोटॉन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 17 के 17 ही रही। लेकिन इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन से 18। जब इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन बढ़ जाती है इस आने वाले इलेक्ट्रॉन से। पहले 17 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल कर रहे थे और अब 18। जब इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे तो साइज एकदम एक्सपेंड हो जाएगा और साइज में जो चेंज आता है क्लोरीन में वो कितना आ जाता है? 99 पिकोमीटर से बढ़कर 181 पिकोमीटर। दो आयनिक कंपाउंड में एक के कैटाइन के सेंटर से एनाइन के सेंटर तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर दो चीज़ों का सम होता है, रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। आप मिसाल ले लें केसीएल की, केसीएल दो आइंस का रेडियस का सम है, इसका जो इंटर आयनिक रेडियस है। पोटेशियम के टाइन का साइज 133 पिकोमीटर होता है, इसके क्लोराइड आयन का साइज 181 होता है। दोनों को जमा कर दें तो 314 पिकोमीटर आंसर आ जाता है। एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने केसीएल का जब आर डायरेक्टली डिटर्मिन किया, यानी सम लेने के बजाय डायरेक्टली मेजर किया एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से, तो उसको वही वैल्यू मिली जो कि रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन को सम करने से आती है। तो इसका मतलब है इंटर आयनिक रेडियस केटाइन और एनाइन दोनों के रेडियस का सम होता है। जो पोटेशियम के बाकी साल्ट्स हैं KBr और KI, पॉलिंग ने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके बाकियों के भी एनाइनिक साइज को मेजर किया। देखें केटाइन का साइज अभी मैंने बताया था आपको 133 और इंटर आयनिक डिस्टेंस की वैल्यू भी बताई थी 314। तो अगर आप लोगों को कोई और एनाइन का साइज चाहिए हो, मसलन ब्रोमाइड और एनाइन का, तो आप R- निकाल सकते हैं। इंटर आयनिक डिस्टेंस 314 होता है। पोटेशियम के तमाम सॉल्ट्स में जाहिर बात है पोटेशियम का जो रेडियस ऑफ केटाइन होगा वो 133 ही रहेगा। तो आप आराम से किसी भी और एनाइन का रेडियस R-R+ के फार्मूले से निकाल सकते हैं। इंटर आयनिक रेडियस में से आप R+ को माइनस करेंगे तो आपके पास
किसी भी दूसरे एनाइन का जो साइज है वो आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको कहा था एटॉमिक साइज को ना सिर्फ आयनिक रेडियाई के टर्म में मेजर कर सकते हैं बल्कि कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आपस में शेयरिंग से बनते हैं। मैंने कल भी आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बताया था कि जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में अप्रोच करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो दो फोर्सेस राइज होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, और 75.4 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर दोनों बॉन्ड बनाने के लिए में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इस पर आकर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेंट हो जाता है। तो ऐसे लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं और बॉन्ड लेंथ। तो अगर आपको आपके पास दो एटम्स, सिमिलर एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और आपके पास उनकी कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है, तो आप उसको हाफ कर लेंगे तो आपके पास उसी एटम का कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। तो अब हम डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं इस एग्जांपल के बाद कि हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस मेजर करने के लिए आपको दो हाइड्रोजन के कोवलेंट मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ लेनी होगी और उसका हाफ करना होगा। तो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ मैं बता चुकी हूँ कि जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए करीब आना शुरू करते हैं तो दो फोर्सेस राइज होती हैं, लेकिन एक डिस्टेंस ऐसा आता है जिस पर आकर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट हो जाती हैं और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पर पहुंच जाती है। इस डिस्टेंस पर आके बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो हमने हाफ कर लेना है बॉन्ड लेंथ को, किसमें शर्त क्या है? एटम्स सिमिलर हो। अगर हम बॉन्ड लेंथ सिमिलर एटम्स की मेजर करने के बाद जैसे कि 75.4 पिकोमीटर है उसको हाफ कर लेते हैं तो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। जो कोवलेंट रेडियाई है इसकी इंफॉर्मेशन से आप दूसरे एलिमेंट्स के भी कोवलेंट रेडियाई को निकाल सकते हैं। ये कंपाउंड है CH3Cl, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें CCl बॉन्ड लेंथ 176.7 पिकोमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो बॉन्ड लेंथ है वो दो चीज़ों का सम होगी, कोवलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन का और कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन का। अगर हमें एक की भी कोवलेंट रेडियस मालूम है और बॉन्ड लेंथ भी मालूम है तो हम दूसरे वाले का कोवलेंट रेडियस खुद कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। अब क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 99.4 पिकोमीटर है और इसकी जो क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस 99.4 पिकोमीटर है और CCl की बॉन्ड लेंथ 176.7 पिकोमीटर है। तो हमें कार्बन की कैसे पता चल जाएगी? इसको रीअरेंज करने से। आप इस 99.4 वैल्यू को इस तरफ ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन भी। तो ये हमारे पास कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन आया कैसे? 176.7 बॉन्ड लेंथ में से 99.4 को माइनस कर दिया तो 77.3 पिकोमीटर की जो वैल्यू है वो कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन है। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ पता है और एक एलिमेंट का भी कोवलेंट रेडियस पता है तो दूसरे को हम आराम से बाय कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो है इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे।